हेलो एंड वार्म वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका कोड आईएएस पे। बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था, कुछ बच्चे थे, कुछ स्टूडेंट्स से जिनका कि सर कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा दिक्कत हो रही है या फिर सीसेट में प्रॉब्लम आ रही है। जीएस में हम लोग साल भर लगातार मेहनत करते रहते हैं तो जीएस तो ठीक ठाक हो ही जाता है, पर सीसेट को लेकर के दिक्कत आ रही है और बार बार जो है अगर कुछ फेलियर का अगर रीज़न बन रहा है तो वो सीसेट ही बन रहा है। तो फिर उसके वजह से और हम लेट वीडियो बना रहे हैं, बहुत टाइम हो गया लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है तो मैं भी खुद पढ़ाई कर रहा हूँ तो बिजी हूँ इस मामले में। तो आज संडे था, आज मैं ओपन मॉक टेस्ट देता हूँ, पर आज ओपन मॉक था नहीं तो मैंने सोचा आज वो कॉम्प्रिहेंशन या सीसेट पे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारा अभी यूपीएससी प्री क्लियर करने का सबसे बड़ा यदि कोई बैरियर हो रहा है तो वो हो रहा है सीसेट। तो अगर सीसेट ही क्लियर नहीं कर पा रहे तो अगर जीएस में आप कितना भी मेहनत कर लो या फिर आप मेंस आप कितना भी अच्छा तैयारी कर लो, प्रिपरेशन कर लो, आप मेंस लिख ही नहीं पाओगे क्योंकि प्री क्लियर ही नहीं हो पा रही है। तो यदि एकमात्र हर्डल अगर अच्छे खासे जो बहुत ऐसे एस्पिरेंट है जो ब्रिलियंट है, जो अच्छे खासे तैयारी है, उनका मेंस भी है, जीएस भी प्री का अच्छा है, ऑप्शनल वगैरह सब बेहतर है, पर वो बस सीसेट के कारण उनका वो सीसेट जो है हर्डल बन जा रहा है, वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं प्रीलिम्स। तो आज हम सीसेट पे डिस्कस करेंगे कैसे कैसे अप्रोच रखना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, अभी कैसे तैयारी करें अगर 25 से 30 दिन बचे हुए हैं तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल के लिए। तो हम बेसिक से बात करेंगे, चलते हैं बात करते हैं हम। देखिए यूपीएससी सीसेट की यदि बात करें तो ये पेपर GS2 है प्रीलिम्स का। इसमें जो है टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 2.5 मार्क्स का होता है और आपको टोटल मार्क्स कितना होता है तो 200 मार्क्स का हो गया, यानी 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, 200 नंबर का टोटल हो गया और टाइमिंग आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट्स होता है, 120 मिनट्स। अब इसमें क्वालिफाई करने के लिए कितना चाहिए तो हमें 200 जो नंबर है उसमें से मात्र आपको 67-68 नंबर चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए क्वालिफाई के लिए। यानी आपको 33% चाहिए कि 33% अगर आपका मार्क्स आ गया देन यू विल क्वालिफाई इन सीसेट। इसका मतलब है कि आपको 27 क्वेश्चन सही करने हैं, हमारे पास 80 क्वेश्चन है उसमें से 27 क्वेश्चन सही करने हैं, फिर भी हम सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। रीज़न है कि सीसेट या तो हम उस पर शुरू में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, एग्जामिनेशन टाइम में जब 1-2 महीने बचे रहते हैं तो फिर उसमें प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि कैसे कैसे क्या करना है, जल्दबाजी हो जाती है। या फिर ऐसा हो गया हुआ है कि हम 10th या 12th तक मैथ्स रीजनिंग पढ़ के छोड़ दिए तो अभी मैथ रीजनिंग करने में इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि यार उसमें थोड़ी ऐसा लगता है कि उसमें उतना आउटपुट नहीं है, एक सीसेट क्वालिफाई का पेपर है तो हम करेंगे नहीं। तो सबसे बड़ा रीज़न है सीसेट क्वालिफाई नहीं करने का कि हम अच्छे से स्टार्टिंग से प्रिपेयर नहीं करते हैं, एग्जामिनेशन के 2-3 महीने पहले आकर के फिर हमें वो अपना हर्डल बना लेते हैं। तो सीसेट की बात करते हैं, हम बात करेंगे कि 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। 2 टाइप का स्टूडेंट कैसे कि एक जिनका क्वांट और रीजनिंग यानी मैथ वाला जो पोर्शन होता है वो स्ट्रांग होता है और एक जिनका वो क्वांट का जो पोर्शन है वो वीक होता है। तो पहले हम बात करते हैं कि जिनका अगर क्वांट का पोर्शन यदि स्ट्रांग है तो फिर वो क्या करेंगे। अगर आपका क्वांट का पोर्शन स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है यदि, तो आप अभी से उसी पे प्रैक्टिस करो और एग्जामिनेशनल हॉल में आप क्या करना कि पहले आप जो है 60 से 65 यानी 60 से 65 मिनट जो है आराम से, यानी 60 मिनट आप करो मैथ्स और रीजनिंग मिला करके दोनों, और 5 से 10 मिनट उसको फिल करो, OMR फिल करो। फिर सेकंड में पैसेज करना है। ये ध्यान रखें उन बच्चों के लिए है, उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका क्वांट और रीजनिंग का पोर्शन बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा इन द सेंस कि वो 60-65 मिनट में नहीं भी क्वेश्चन करेंगे तो 25 से 30 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। 25 से 30 क्वेश्चन जरूरी है करना उनको, क्योंकि आपको 50 के क्वेश्चन समथिंग करना है सीसेट में। यदि 50 क्वेश्चन से कम करते हैं, अगर गलत ज़्यादा हो जाती है तो फिर हम निगेटिव में चले जाते हैं और फिर इसीलिए क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो जिनका क्वांट और रीजनिंग अच्छा है वो स्ट्रैटेजी उनका क्या रहनी चाहिए एग्जामिनेशनल हॉल में कि आप पहले मैथ रीजनिंग करो, फिर उसके बाद पैसेज करो या कॉम्प्रिहेंशन करो। आप एक एक डिटेल्ड में बात करेंगे कि कैसे कैसे कितना क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए, कहाँ कैसे करना चाहिए, सब बात करेंगे अभी। दूसरा एस्पिरेंट्स की बात करते हैं जिनकी क्वांट और रीजनिंग वाली जो पोर्शन होती है वो वीक होती है, पर उनको कॉम्प्रिहेंशन में यदि वो मेहनत कर ले तो वो आराम से निकल जाएंगे, यानी पैसेज अगर वो अच्छा कर ले तो वो भी सीसेट आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। और जो सेकंड केस है जिसमें क्वांट और रीजनिंग जिनका कमज़ोर हो, ऐसे में प्रायः 60 से 70% जो होता है एस्पिरेंट उनका ये कमज़ोर ही होता है और ये इसी कैटेगरी में आते हैं। वो कमज़ोर होता नहीं है बल्कि वो अपने माइंड में ये डाल लेते हैं कि मेरा क्वांट और रीजनिंग मेरे से हो नहीं रहा, तो वो कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं और क्वांट रीजनिंग पे वो करते भी नहीं है क्योंकि उनका माइंड में रहता है कि मेरे से हो भी नहीं रहा है ये। तो ऐसे बच्चे जिनका क्वांट और रीजनिंग वीक हो, उनका स्ट्रेटजी क्या रहेगा कि वो पहले कॉम्प्रिहेंशन करे और फिर उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग करें, यानी जो क्वांट वाला पोर्शन है और लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है वो बाद में करें। पहले आप कॉम्प्रिहेंशन करें और कॉम्प्रिहेंशन में भी आप ध्यान रखें कि 45 मैक्सिमम 45 से 50 मिनट में आपका कॉम्प्रिहेंशन टोटल हो जाना चाहिए और उसमें OMR भी फिल हो जाना चाहिए। यदि मैक्सिमम आप 45 मिनट करो और 5 मिनट में आप OMR फिल करो, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, 40 मिनट में कर लेते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नहीं है कि ये टाइमिंग कम है या आपसे नहीं होगा। आप यदि आप 15 से 20 दिन प्रैक्टिस कर लेते हो
डेली 1-1 घंटे यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हो, डेली 1 घंटे छोड़ दो, यदि आप 5 से 6 साल के पेपर भी कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे कि 40 से 45 मिनट में कॉम्प्रिहेंशन का 25 से 27 क्वेश्चन यू विल हैंडल। अब यदि बात करें पेपर की तो देखिए 2024 में मैथ्स से 38 क्वेश्चन, रीजनिंग से 15 और इंग्लिश यानी कॉम्प्रिहेंशन से जो है वो 27 क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर आप देखो कॉम्प्रिहेंशन से 2023 में 26, 2022 में 27, 2021 में 27, 2020 में 25, यानी आप कॉम्प्रिहेंशन का ये देख लो कि 25, 27, 28, 29, 30 इसका रेशियो है ही, इतना तो आएगा ही, ये आप फिक्स कर लो। तो 25 से 27 क्वेश्चन के लिए आपको बस 45 मिनट चाहिए। अब बात करते हैं डिटेल स्ट्रेटजी पे कि हमारी माइक्रो स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए सीसेट को लेकर के। तो सीसेट का टाइम हमें कितना मिलता है, 2 घंटे मिलते हैं, यानी 120 मिनट मिलते हैं। 120 मिनट में 50 मिनट और 70 मिनट डिवाइड करो। 50 मिनट में मैक्सिमम की बात कह रहा हूँ, बार बार आप ध्यान रखें। आपको कोशिश करनी है 45 मिनट में कर लेने का। यदि 45 मिनट में नहीं होता है, 50 मिनट भी हो गया तो भी हर्डल नहीं लेना है, या फिर ज़्यादा वो प्रेशर नहीं लेना है कि अरे मेरे तो 45 मिनट पे करने थे पर ये 50 मिनट लग गए। तो यदि अगर आपको इसमें 50 मिनट लग जाते हैं तो फिर भी आपके पास 70 मिनट है। 70 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन मैथ का, 25 नहीं भी तो 20 मिनिमम करने हैं। मिनिमम 20 से कम तो होना ही नहीं चाहिए 20 से। तो हमारा टोटल क्वेश्चन कितना हो गया 80। इसमें से 25 से 27 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज का करना है और बाकी 35 से 40 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मैथ्स का रहते हैं और रीजनिंग का जो है 15 क्वेश्चन रहते हैं। अब ये 25 से 27 क्वेश्चन हमें करने कितने हैं, 50 मिनट में करने हैं। 50 मिनट में 45 मिनट में आप वो कॉम्प्रिहेंशन करो और 5 मिनट में आप फिल करो। ये नहीं कि पहले पूरा पेपर करेंगे फिर ओएमआर फिल करेंगे, नहीं। यदि आप पहले कॉम्प्रिहेंशन कर लिए तो कॉम्प्रिहेंशन का आप फिल करो, उसका ओएमआर फिल करने के बाद ही आप मैथ और रीजनिंग पे शिफ्ट करो। तो कोशिश करना कि 40 और +5 ये आपका डेटा होना चाहिए कि 40 मिनट में हम कॉम्प्रिहेंशन करेंगे और 5 मिनट में जो है ओएमआर फिल करेंगे। यदि लेट हो गया, मान लेते हैं 45 मिनट में आपने सॉल्व किया क्वेश्चन और 5 मिनट में ओएमआर फिल किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए प्रेशर नहीं लेना है, ठीक। 70 मिनट जो बच गए उसमें आप 50 मिनट क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। ध्यान रखो ये बात डिवाइड करने वाली है कि 50 मिनट में, एक सेकेंड, 50 मिनट क्या करो आप क्वेश्चन करो और जो 10 मिनट है उसका ओएमआर फिल करो। फिर भी हमारे पास 10 मिनट, क्योंकि मैं टाइम लिमिट की इसीलिए बात करता हूँ क्योंकि एग्जामिनेशनल हॉल में आपके पास वॉच है, टाइम आप एक्यूरेट देखते रहते हो कि भाई इतना टाइम हो गया। तो आप 50 मिनट में क्वेश्चन करो मैथ्स रीजनिंग का, जितना क्वेश्चन होता है 20, 15, 18 क्वेश्चन होता है उसका ओएमआर फिल करो और लास्ट के जो 10 मिनट बचते हैं उसमें आप फिर क्वेश्चन भी करो और साथ में ओएमआर फिल करते जाओ। नहीं तो ऐसा होता है कि हम 70 मिनट तो काउंट कर लिए कि मुझे मैथ और रीजनिंग करनी है और हम 60 से 65 मिनट रीजनिंग मैथ करने में ही रह गए। पता चला 5 से स्टार्टिंग में लास्ट में 5-10 मिनट हम फिल करने में ही टाइम खत्म हो गया, फिल भी ठीक से नहीं हो पाया। तो आप कितना भी एक्यूरेसी कर लो, मान लेते आपने 80 क्वेश्चन कर दिए पूरे सही और आपने फिल भी नहीं किया तो क्या फ़ायदा हो गया। आपने 40-45 क्वेश्चन किया और पूरा अच्छे से फिल किया तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो हमें सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप स्टार्टिंग के 50 मिनट में क्वेश्चन करो मैथ्स और रीजनिंग का, 10 मिनट क्या करो आप उसके ओएमआर फिल करो, फिर के जो लास्ट के 10 मिनट है उसमें साथ में क्वेश्चन भी करो और ओएमआर भी फिल करते जाओ। यही स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं है जितने भी टॉपर है सारे टॉपर्स का यही प्रूवन स्ट्रेटजी है कि सारे टॉपर्स यही करते हैं कि शुरू में वो कॉम्प्रिहेंशन करेंगे या फिर अगर जिनका क्वांट रीजनिंग है वो क्वांट रीजनिंग करेंगे और यदि अगर वो लास्ट में करते हैं तो लास्ट के 10 मिनट वो अपने पास बचा के रखते हैं जिसमें वो साथ में क्वेश्चन एंड ओएमआर करते जाते हैं वो। तो मैथ्स रीजनिंग की तो आपको प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। हम अभी बात करेंगे कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज को लेकर के। अभी हम बात करेंगे कि हाउ टू डील विथ पैसेज, अब पैसेज से कैसे डील करनी है। तो पहला क्या है रूल नंबर, यदि हम 1 वर्क की बात करें तो आप ध्यान रखो, और ये ऐसा नहीं है कि ये हो सकता है आप अपने तरीके से करते हो, अलग आपका अप्रोच हो सकता है, तो ये प्रायः सही होता है, ये सभी के लिए सही बैठ भी सकता है और नहीं भी बैठ सकता है, तो आप अपने हिसाब से देखना। पर ये जो हम बात करेंगे ये प्रायः एक प्रूवन है कि ऐसा करने से आराम से सही हो जाता है। पहले क्या करना, क्वेश्चन रीड करना। क्वेश्चन रीड करने का क्या मतलब है कि मान लो ये पैसेज दिया रहता है, एक नीचे क्वेश्चन दिया रहता है, फिर आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो ये जो क्वेश्चन है वो आप पहले पढ़ो, फिर उसके बाद जाओ पैसेज पढ़ने। अब ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जब यदि आप क्वेश्चन रीड करते हो तो आपको पैसेज का डिमांड पता चलेगा कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन कुछ दिया है, पूर्व धारणा दिया है या एजम्पशन जिसको बोलते हैं, और ये आप पैसेज पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में है कि उसने पूछा क्या है, एजम्पशन, एजम्पशन का क्या मतलब होता है, उसके हिसाब से आप काम करोगे। अब जैसे मान लेते हैं कि पहले आपने पैसेज पढ़ा, ये जो पूरा पैसेज दिया हुआ है पैसेज पढ़ा, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शन पढ़ा, तो ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, वो जो कीवर्ड होता है उसके हिसाब से हम दोबारा पैसेज में वो आंसर के ढूंढने चले जाते हैं। अगर एक बार में अगर इजी पैसेज है सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो हमें दोबारा ढूंढना पड़ता है। अगर आप पहले पैसेज का क्वेश्चन पढ़े, उसके माइंड में पहले क्वेश्चन है आपको पता है कि एजम्पशन
या पूर्वधारणा पूछ रहा है या कुछ ऐसा कीवर्ड है जो पैसेज का ही है, तो आप यदि पैसेज पढ़ोगे तो आपको माइंड में रहेगा कि हाँ एजम्पशन का मतलब होता है कि निहित अर्थ, मतलब इसमें दिया हुआ नहीं है पर वो अर्थ छुपा हुआ रहता है। तो आप जब पैसेज पढ़ते रहोगे तो माइंड में आएगा कि हाँ इसका ये मतलब निकलना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो पहले रीड पैसेज पढ़ो, यानी पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद पैसेज पढ़ो, फिर ऑप्शन पे जाओ और लास्ट में क्या करना है कि फाइनल आंसर, जैसे मान लिया आपने क्वेश्चन पढ़ा पहले, फिर पैसेज पढ़ा, फिर आपने ऑप्शन पढ़ा और आप इसमें से चूज करो कि आपका सही आंसर कौन सा है, फाइनल आंसर कौन सा है। ध्यान रखें कॉम्प्रिहेंशन में, पैसेज में कभी भी ये गलती ना करें कि हमने पैसेज पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा और जो ऑप्शन है वो एक पढ़ ली और हाँ यही आंसर हो गया। कभी भी पैसेज में हमेशा जितने जो अगर 4 ऑप्शन दिए हैं चारों पढ़े, या फिर 4 दिए हो और उसमें 1 2 2 3 ऐसे करके दिए हो तो टोटल ऑप्शन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पैसेज में द बेस्ट आंसर चूज करना होता है अकॉर्डिंग टू कॉम्प्रिहेंशन, नॉट अकॉर्डिंग टू यू। अपने हिसाब से कभी भी कॉम्प्रिहेंशन में आंसर ना करें। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अब जैसे देखो ये कॉम्प्रिहेंशन है, अब मान लेते हैं कि ये हमारा परिच्छेद 1 है यानी पैसेज 1। इसमें आप पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिच्छेद के लेखक द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें प्रभावपूर्ण तरीके से संप्रेषित किया जा सकता है, यानी कन्वे बाय द ऑथर। अब ये पढ़ने के बाद आपको क्या पता चला कि पूछ रहा है कि लेखक का इसमें विचार क्या पूछ रहा है, कि लेखक का मैसेज क्या है। तो आप इसमें जाओ, अब इसमें पैसेज पढ़ो, ढूंढो कि क्या है, कहना क्या चाह रहा है। आप एक थीम माइंड में बैठा लो कि हाँ ये इस बात कि बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा है, लेखक ये कहना चाह रहा है। उसके बाद अब आप ऑप्शन पे आओ कि आपको पता ही है कि क्या पूछ रहा है, तो लेखक का वो दृष्टिकोण पूछ रहा है, मैसेज पूछ रहा है। अब ऑप्शन पढ़ो, इसमें से टिक करो कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरा ऑप्शन इसी तरीके से, दूसरा पैसेज कि पहले आप आओ क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होगा कि ये ना ही लेखक का पूछ रहा है और ना ही पूर्वधारणा या जो फेमस कीवर्ड होता है वो नहीं पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि कुछ क्या सीखते हैं आप यात्रा करते समय, जब अन्य लोगों से मिलते हैं तो हमें किन के बीच अंतर करना सीखते हैं। तो अब परिच्छेद पढ़ोगे तो आपको पता है कि पूछ क्या रहा है, डिमांड क्या है क्वेश्चन का, उसके हिसाब से आपका पैसेज पे माइंड बना रहेगा। फिर जैसे ही माइंड बना रहेगा तो आपको बीच में पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसमें से क्या पूछ रहा था। और जब अगली बार अगर आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको दोबारा जाकर के कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की नीड नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, जितने भी कीवर्ड है यूपीएससी में, प्रायः सीसेट में जितने कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज के कीवर्ड होते हैं, हम अभी उस पर बातें करेंगे कितने टाइप के कीवर्ड्स पूछे जा सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन में एक ही कीवर्ड को उसका लिखने का तरीका या क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होता है। अब जैसे देखो, बेस्ड ऑन द एबो पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड, यानी एजम्पशन का क्या मतलब हो गया, पूर्वधारणा। एजम्पशन पूर्वधारणा, इसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं लिखेगा, उसमें लिखा हुआ रहता है एजम्पशन ही देगा आपको, पूर्वधारणा ही देगा, एजम्पशन ही देगा, ध्यान रखें इसको। पहला ये हमारा हो गया। दूसरा क्या है, इंटरफेरेंस की बात करेगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उपर्युक्त परिच्छेद द्वारा व्यक्त युक्तियुक्त अनुमान को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। अब देखो हिंदी में मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में इंटरफेरेंस है, हिंदी में उसका पहला अनुमान दिया। दूसरा फिर अगेन दूसरे किसी स्टेटमेंट में पैसेज में इंग्लिश में इंटरफेरेंस है और दूसरे हिंदी में निष्कर्ष दिया। तीसरे में अंडरलाइन टोन और अंतर्निहित स्वर। तो ये तीनों का मीनिंग जो है प्राय सेम ही निकलता है, ये दोनों तो सेम ही है। ये अंडरलाइंग टोन का मतलब बात कर रहा है कि उसमें अंतर्निहित, यानी कि इसमें तो पैसेज में, ये नहीं कह रहा कि आपका अंतर्निहित स्वर क्या है। ये देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द अंडरलाइंग टोन ऑफ द पैसेज, यानी पैसेज का अंतर्निहित स्वर क्या है, परिच्छेद के अंतर्निहित स्वर को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, वो क्या है। तो कभी भी प्रायः वो पैसेज में ये ध्यान रखे, वो कभी पूछता ही नहीं कि आपका थिंकिंग, आपका विचार क्या है, वो हमेशा पूछेगा लेखक का थिंकिंग क्या है, लेखक का मैसेज क्या है, परिच्छेद क्या कह रहा है, परिच्छेद का विचार क्या है। तो ध्यान रखें, लेखक का थिंकिंग या लेखक का मैसेज पूछे या फिर परिच्छेद का, दोनों सेम ही बात है। अब क्योंकि अब जैसे मान लो आपने ये परिच्छेद पढ़ा, तो ये पढ़ा, इसी के बेस पे आप उत्तर दोगे, तो लेखक भी तो इसी में कुछ कहेगा ना कि लेखक क्या कहना चाहता है। आप कभी भी अपने हिसाब से, जैसे मान लेते कुछ चीज़ें सही होता है, आपके हिसाब से वो सही है, वो है भी सही, लेकिन वो पैसेज के हिसाब से वो सही नहीं है, गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखें इस बात की। तीसरा कीवर्ड है सेंट्रल आइडिया पूछेगा, क्रक्स पूछेगा, या ये भी क्रक्स है। अब देखिए इसके हिंदी क्या ज़रूरत है। हिंदी की ज़रूरत ये है कि ये सेंट्रल आइडिया का पहला दिया केंद्रीय विचार, दूसरा क्रक्स मर्म दिया और क्रक्स मूल भाव दिया। तो ये तीनों का मीनिंग लगभग सेम है। सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय विचार दिया, आप ये क्रक्स का मतलब मर्म हो गया, दूसरा इंग्लिश में ही क्रक्स है पर हिंदी में देखो मूल भाव दे दिया। तो मीनिंग ध्यान रखें कि वो पूछ क्या रहा है। सेंट्रल आइडिया मतलब उसका एक थीम पूछ रहा है कि क्या थीम है। जितने कीवर्ड है उसके एनालिसिस पे भी बात करेंगे, उसके मीनिंग पे भी बात करेंगे। बस अभी हम देख रहे हैं कि यूपीएससी का पूछने का तरीका क्या है, कि वो एक ही शब्द को कितने तरीके से पूछ रहा है।
तो जैसे अब आप पढ़ने से समझ में तो आ जाएगा, जैसे हिंदी में पढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। अब आप दूसरा पढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपर्युक्त परिच्छेद के मूल भाव को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। एक में मर्म आ गया, दूसरे में मूल भाव आ गया, दोनों का मीनिंग वही है। अगर आपको जब तनिक भी कन्फ्यूजन हो, तुरंत नेक्स्ट पेज या उसी के सामने वाली फ्रंट पेज पे होती है इंग्लिश देखे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज, या फिर यहाँ भी क्रक्स पूछ रहा है। तो अब बात समझ रहे हो, इसकी इंग्लिश में मीनिंग सेम है पर हिंदी में जो शब्द जो है बदल जा रहे हैं, मीनिंग उसका भी सेम है पर शब्द बदल जा रहे हैं, वर्ड बदल जा रहे हैं। तो जब भी अगर किसी वर्ड को लेकर कन्फ्यूजन हो आप इंग्लिश में देख लिया करें। अब देखते हैं नेक्स्ट कीवर्ड की, थिंकिंग ऑफ द ऑथर, यानी लेखक की सोच पूछ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द थिंकिंग ऑफ द ऑथर अबाउट द साइंस, मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान के विषय में लेखक की सोच को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। फिर दूसरा, कन्वे बाय द ऑथर, लेखक की संप्रेषित करता है, यानी लेखक का मैसेज क्या है, यानी थिंकिंग ऑफ द ऑथर लेखक की सोच, कन्वे बाय द ऑथर यानी वो भी लेखक का संप्रेषित यानी मैसेज पूछ रहा है कि उसने क्या संप्रेष किया है, क्या उसका विचार है। कन्वे बाय द ऑथर लेखक द्वारा व्यक्त। तो देखो मीनिंग इंग्लिश में सेम ही है पर हिंदी में देखो अलग अलग दे रहा है। तो मीनिंग एक ही है, कीवर्ड चेंज कर रहा है, वो वर्ड चेंज कर रहा है, बार बार कह रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान रखें। तो हम अभी जितने भी कीवर्ड डिस्कस कर रहे हैं ये आप अभी इस वीडियो को रोक करके और क्या करें, इसको एक पेज में सारे कीवर्ड को नोट डाउन कर ले कि हाँ 1 2 3 इसका मीनिंग एक होता है, उसका साथ में इंग्लिश लिख ले। क्यों? क्योंकि जब अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर हिंदी कीवर्ड को लेकर कन्फ्यूजन हो तो आप उसका इंग्लिश आराम से देख लीजिएगा। फिर अब आते हैं दूसरे पे, मैसेज कन्वे बाय द पैसेज। देखिए यहाँ क्या था कि मैसेज कन्वे बाय द ऑथर था, मैसेज कन्वे बाय द पैसेज कहने का मतलब परिच्छेद द्वारा संप्रेषित क्या है, प्रैग्मेटिक मैसेज कन्वे बाय द वो पैसेज, तो परिच्छेद द्वारा संदेश पूछ रहा है। यानी इसका मीनिंग जो है लगभग सेम रहेगा, ऑथर और पैसेज की यदि बात कर रहा है तो बस आप हिंदी वाले जो है वो इंग्लिश में देख ले, वो टर्म ध्यान रखें। प्रैक्टिकल मैसेज कन्वे बाय द पैसेज, परिच्छेद द्वारा संप्रेषित संदेश, परिच्छेद द्वारा संदेश, परिच्छेद द्वारा संदेश। तो ये जितने भी कीवर्ड है आप अपने नोट डाउन कर ले। जैसे नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है, यानी परिच्छेद की व्याख्या, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एबव पैसेज, कि पैसेज जो ऊपर दिया हुआ है उसका क्या बेस्ट व्याख्या हो सकता है वो पूछ रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा परिच्छेद में अंतर्निहित सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और व्यवहारिक सुझाव को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। अब जब इतना दिया हुआ हो तो ये देख करके डरे नहीं कि सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और व्यवहारिक सुझाव को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आप उसका सीधा समझे कि उसमें अंतर्निहित अर्थ क्या है, यानी सजेशन इम्प्लाइड बाय द पैसेज, यानी क्या पैसेज उसमें अंतर्निहित अर्थ क्या सजेस्ट कर रहा है। बस ये सर्वाधिक तर्कसंगत यानी मोस्ट लॉजिकल, रेशनल एंड प्रैक्टिकल, ये सब बातों पे इससे डरे नहीं, ये कीवर्ड से उस तनिक भी इस पे ध्यान ना दे और डरे नहीं। हाँ, अब ऐसे कुछ स्टेटमेंट आएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। क्या कि लेखक किसके विरुद्ध है, ध्यान रखें। ये क्या कह रहा है, द ऑथर ऑफ द पैसेज इज अगेंस्ट। अब कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसमें से किस स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, या तो ये रहेगा तो यही रहेगा, या फिर अगर पैसेज में दे दिया तो कहेगा कि लेखक पैसेज में क्या विरुद्ध में कहना चाह रहा है, तो आपका ऑप्शन में से चूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके का ऑप्शन जो हो वो ध्यान से पढ़े। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी पढ़ने का तरीका क्या है पैसेज का सॉल्व करने का, कि पैसेज दिया हो यू हैव टू रीड फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप जाओ पैसेज पढ़ो, देन ऑप्शन पे क्लिक करो कि भाई हाँ ये इसका ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि यदि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको पता चल गया कि लेखक किसी बात के अगेंस्ट का पूछ रहा है, तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, पैसेज पे गए, ये पैसेज है, उसके बाद ये पैसेज पढ़ते आपको उसका क्रक्स, उसका मेन आइडिया पता चल गया, और फिर आप आकर के यहाँ ऑप्शन तुरंत इजी से क्लिक कर पाओगे। इससे बेनिफिट होगा कि आपको अगेन एंड अगेन जा कर के पैसेज नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ देखा इम्प्लाइड अंतर्निहित, यहाँ देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज, यानी इसका उपलक्षित। तो अंतर्निहित और उपलक्षित दोनों सेम ही है, पर देखो इंग्लिश दोनों का सेम है, हिंदी में इन्होंने कीवर्ड चेंज कर दिया। तो मैं बार बार कह रहा हूँ जब भी अगर कीवर्ड में दिक्कत हो आप ये तनिक ना घबराए कि उसका इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आएगा। कुछ भी इंग्लिश में नहीं देखना है, बस जाकर के उसका क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है इंग्लिश में। पैसेज अगर आप ध्यान रखें 25 से 27 क्वेश्चन यदि पैसेज का आता है तो उसमें नहीं भी तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 20 पैसेज तक आराम से आप सॉल्व करके ले जाओगे। इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको 2024 से लेकर के 2020 तक का PYQ, सिर्फ पैसेज की बात कर रहा हूँ। अगर आपका मैथ रीजनिंग का आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो तो आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो। पैसेज की मैं बात कर रहा हूँ कि 24 से लेकर के 20 तक आप अगर यदि इसी तरीके की
पहले 24 का क्या करो कि 2 से 3 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व करो। क्यों? पहला पैसेज पढ़ो और उसकी क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो कहाँ गलत हुआ। फिर दूसरा पैसेज पढ़ो, उसका क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सॉल्व करो, देखो कहाँ गलत हुआ, उस कीवर्ड का मीनिंग समझो, तब जा करके परिच्छेद पे कमांड हो पाएगी या पैसेज पे कमांड हो पाएगी। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा विथ रेफरेंस टू द पैसेज, यानी पैसेज के रेफरेंस में ही विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी परिच्छेद के संदर्भ में सही पूछ रहा है। तो ध्यान रखें, उसने कभी इतने ये 2024, 23, 22 सारे का जो भी कीवर्ड है वो निकाल करके ऐसे, क्योंकि उसमें रिपीट करता है तो हमने जो लगा कि अलग है, स्पेशल है, वो कीवर्ड एक साथ कर लिए। इसमें आपने कभी देखा कि वो पूछ रहा है कि आपका विचार क्या है, आपका राय क्या है, आप अपने स्वर में उत्तर दीजिए, कभी ऐसा पूछा? कुछ नहीं पूछ रहा है। वो हमेशा पैसेज, ऑथर, क्रक्स, मेन आइडिया, एजम्पशन जो भी पूछ रहा है वो पैसेज के बारे में ही पूछ रहा है वो। तो इतने तरीके का कीवर्ड देखने से क्या पता चला कि सारे जितने भी कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी न्यूट्रल की बात करते हैं, तो हम अब समझते हैं, कुछ इसका मीनिंग समझते हैं। अब जैसे एक सेकंड, हाँ, तो अब इसकी मीनिंग की बात करते हैं। कभी कभी जो है ऑथर का जो होता है, आप वो एटीट्यूड पहचानो, एटीट्यूड क्या कह रहा है, एटीट्यूड किस बात की है उसकी। जैसे में कहीं वो निगेटिव बात करेगा, पॉजिटिव बात करेगा, या फिर न्यूट्रल रहेगा वो। तो यदि आप जैसे ही कभी कभी ऐसा होता है कि ये आप टोन पहचान गए ऑथर का कि वो पॉजिटिव या निगेटिव या न्यूट्रल है, तो उसी से आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे पैसेज में मान लेते हैं कभी कह रहा है कि ये बात ऐसे नहीं होना चाहिए, प्रायः नहीं होता है, तो वो निगेटिव ट्यून की बात कर रहा है। दूसरे में अगर वो पॉजिटिव ट्यून की बात कर रहा है, तीसरे में कोई न्यूट्रल हो, तो जैसे ही अगर निगेटिव ट्यून की बात कर रहा है तो आपका जो ऑप्शन होगा उसमें आप ढूंढोगे कि हाँ वो ऊपर बात कर रहा था कि ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरे में पॉजिटिव कर रहा था कि इस हिसाब से करना चाहिए, इन्वायरमेंट में सुधार करना चाहिए, तो पॉजिटिव हो गया। न्यूट्रल मतलब वो बस कहीं आर्टिकल का एक लिखा हुआ तर्क दे रहा है, कह रहा है कि क्या करना चाहिए, वो भी पैसेज के हिसाब से। अब बात करते हैं स्पीड का, कि स्पीड क्या होना चाहिए पढ़ने का। बहुत सारों का ये रहेगा कि स्पीड कैसे इंप्रूव करें। देखिए, एक तरीका ये है, सबसे पहले मैं गलत तरीके की बात करता हूँ, क्या कि पहले ऑप्शन पढ़ो, जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं वो पढ़ो, फिर उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद जाओ और पैसेज पढ़ो, फिर आओ क्वेश्चन पढ़ो, फिर दोबारा ऑप्शन पढ़ो और नहीं मिल रहा है तो फिर ढूंढो। इससे होता क्या है कि एक ऑप्शन में आपका 4 से 5 मिनट एक पैसेज में ही टाइम चला जाएगा, और ये सबसे वर्स्ट तरीका है, सबसे बेकार तरीका है ये। सही तरीका क्या है जो हमने बात करें, हो सकता है ये आपके अपने हिसाब से वैरी कर सकता है, पर पहले पैसेज हो, क्वेश्चन पढ़े, फिर उसके बाद पैसेज पढ़े, देन उसका ऑप्शन पढ़े, और तब जा करके एलिमिनेट करके आप ऑप्शन लोगे। इसमें गेस वर्क जो होता है मिनिमम होता है। क्यों? क्योंकि आपको कीवर्ड पता चल गया, आपने पैसेज उसी के माइंड में रख करके पढ़ा क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब यूपीएससी का कुछ ट्रैक, यानी जो उसका टिपिकल जो होता है, वो जाल जो होता है, उसके बारे में बात करते हैं जो फंसाता है स्टूडेंट्स को। पहली बात कि पैसेज से जो है दायरे के बाहर का अगर बात हो तो वो कतई ना, उसको सीधा कट करके एलिमिनेट कर दे। पैसेज से दायरे का कोई भी ऐसा बाहर की बात हो, उसको उस पर सोचना ही नहीं है। दूसरा कि एक एग्जाम्पल पर बेस्ट जनरलाइजेशन, मान लेते हैं कि ये एक पैसेज है, इसमें एक एग्जाम्पल कोई दे दिया, उसके बेस पे वो क्या करेगा, पूरा ऑप्शन दे देगा। हमें क्या लगता है कि हाँ इसकी तो चर्चा है ही पैसेज में, तो यही आंसर होगा। बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई एक एग्जाम्पल पे बात कर रहा हो तो नहीं, पहले देखे। और ध्यान रखे, पैसेज में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऊपर और लास्ट का लाइन। ये ऊपर का 2 लाइन और लास्ट का 2 लाइन को बहुत ही ध्यान से पढ़े, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बात वहीं से स्टार्ट करके और जो मेन चीज़ होता है वहीं पे वो समाप्त करता है। तो और यहाँ बीच में कोई एक एग्जाम्पल दे दिया, उस एग्जाम्पल के बेस पे आंसर को कभी टिक नहीं करना है, पहले पढ़े। ये कतई ऐसे नहीं करना है कि इसकी चर्चा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो यही आंसर होगा, नहीं। क्वेश्चन में चर्चा कर दिया इसलिए उसका आंसर नहीं होगा, बल्कि पूछ क्या रहा है उसके डिमांड पे आंसर करना है। तीसरा, कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दे जो लेखक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज हो। लेखक कुछ और कह रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दे दिया कि नहीं ऐसा होना ही चाहिए, और जबकि लेखक उसका बात ही नहीं कर रहा है। तो लेखक से ज़्यादा वो कैसे पता चलेगा, वो आपको पढ़ते टाइम पता चल जाएगा। जैसे ही आप रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लेखक कहना क्या चाह रहा था, लेखक का भाव क्या था, और ऑप्शन दे क्या रहा है, तो उसको पहले कट कर दे। फिर 4th नंबर की बात करें तो एक्सट्रीम वर्ड, ये तो सबको पता होता है कि भाई एक्सट्रीम वर्ड है तो काट ही देना है। तो एक्सट्रीम वर्ड है जैसे ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, ऑल हो गया, इन सभी चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखें कि एक्सट्रीम वर्ड को कट करना है। 5वां जो है हाफ ट्रू और हाफ फॉल्स, क्या करेगा, आप पैसेज पढ़े और इस पैसेज में से आधा लाइन आपको क्या करेगा, ट्रू दे देगा, और लास्ट का फिर आधा लाइन जो है
वो आपको फॉल्स दे देगा। तो इसको भी ध्यान से पढ़े। क्यों? क्योंकि हाफ आपको लग रहा है कि हाँ ये सही है, जो जब दूसरा फॉल्स पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे ऐसा तो हो ही सकता है, आपको फॉल्स पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके हिसाब से सही हो सकता है। तो हाँ यार सही तो है ही, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन मिलते रहता है पैसेज से। तो करना क्या है हमें, जैसे ही यदि आप पैसेज पढ़ रहे हो तो पढ़ते टाइम क्या अपने मन में पूछो कि लेखक आखिर कहना क्या चाहता है। मन में एक स्ट्रक्चर बनाओ कि आखिर इसका टॉपिक क्या है। मान लेते हैं इस पैसेज में जो लेखक बात कह रहा है, इस पैसेज का टॉपिक क्या है, लेखक का रुख क्या है, क्या वो पॉजिटिव है, निगेटिव है या क्या है। अगर जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है तो फिर जैसे ही पूरे पैसेज कवर हो गया, अब उसके बाद आपने गया अपना ऑप्शन पढ़ा और फिर उसके बेस पे आपको तुरंत दोबारा जा कर के पढ़ने की नीड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ते टाइम ही मन में बना लिया कि हाँ इसका ये मेन आइडिया था, इसी पे वो बात हो रही है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा इतना जल्दी होगा कैसे, आपके पास अभी भी 20 से 25 दिन है, नहीं भी तो आप अगर 4 से 5 साल की PYQ करना ही पड़ेगा सीसेट के लिए। यदि आप नहीं करोगे तो देन डेफिनेटली यू विल बी फेल। तो 4 से 5 साल का PYQ करो, उसमें यही तरीका अपनाओ। पहले 2024 का क्या करो कि जितने भी पैसेज है, अगर 25 से 27 30 जितने भी पैसेज है उसमें आप कम से कम 3 घंटे लगाओ। 3 घंटे क्या, एक पैसेज को पढ़ो, उसका एनालिसिस करो ठीक से कि कहाँ गलती किया, मेरा पढ़ने का मेथड क्या होना चाहिए, क्या हमने जो इस ट्रिक पे बात की, मेथड पे बात की, क्या ये मेथड सही है। अगर नहीं है तो फिर आप अपने हिसाब से सोचो कि आपका मेथड आपके लिए क्या यूजफुल हो सकता है। फिर उसके हिसाब से 1 साल की पेपर एनालिसिस करने के बाद आप 23, 22, 21 इन चारों साल के पेपर को आप टाइमिंग के हिसाब से सॉल्व करो। यानी अगर केवल कॉम्प्रिहेंशन करना है तो 1 घंटे में मैक्सिमम 50 मिनट में आप वो 25 से लेकर के 27 कॉम्प्रिहेंशन करो। 25 से 27 की बात करते हैं, हो सकता है आपको इसमें से 23 ही हो सकता है 24 ही सॉल्व हो पाए। कुछ ऐसे कॉम्प्रिहेंशन टफ होंगे जो आपसे नहीं होंगे, वो करना भी नहीं है, छोड़ देना है। मैं एक एवरेज लेकर चलता हूँ कि 45 मिनट आपको लगेंगे कॉम्प्रिहेंशन करने में, क्योंकि बच्चे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्रायः पूरा कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। अगर कुछ ऐसे टफ कॉम्प्रिहेंशन है जो आपको लग रहा है कि पढ़ने के बाद भी कि इसका आंसर नहीं आएगा, तो उसको बिल्कुल स्किप करके आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि एक बार कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिए, अगर नहीं आ रहा है तो भी कैसे भी करके टिक करेंगे ही, क्योंकि इतने पैसेज में से कुछ तो ऐसे होंगे जो बहुत हार्ड होंगे। 1, 2, 3 पैसेज कुछ तो ऐसे होंगे ही जो हार्ड होंगे। अगर वो नहीं बन रहा है तो उसको ब्लाइंड गेस मत करे, तुरंत उसको स्किप करके दूसरे पैसेज पे चले जाए। तो हमने क्या बात किया कि पहले पैसेज क्या कैसे पढ़ना है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके बाद पैसेज पढ़ना है, फिर ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद एनालिसिस करना है। ठीक। अब हम एक और गलती की बात करते हैं, मिस्टेक जो करते हैं, क्वेश्चन का डिमांड कुछ एंड हम आंसर कुछ और दे रहे हैं। 1-2 पैसेज के बेस पर सभी पैसेज का आंसर, ये एग्जामिनेशन हॉल में प्रायः होता है कि हमने एक पैसेज पढ़ा, ठीक है इसका आंसर दूसरा, इसने पूछ रहा था क्रक्स पूछ रहा था यानी मूल भाव पूछ रहा था। दूसरा पैसेज पढ़े, इसमें पूछ रहा था एजम्पशन यानी पूर्व धारणा पूछ रहा था। ठीक। तीसरा पैसेज पढ़े, उसमें सर्वोत्तम विचार पूछ रहा था। अब चौथा, पांचवा जितने भी आगे के पैसेज आएंगे उसमें हम क्या करेंगे कि इसी के बेस पे आंसर, हाँ इसमें भी तो इसमें भी वही होगा, इसमें भी। इससे क्या होता है, हमारा गलती हो जाता है, हमें लगता है कि हमने सही टिक किया और वो सही भी रहता है पर क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आपने दूसरे तीसरे पैसेज के बेस पे, यानी जो पहले स्टार्टिंग के पैसेज पढ़ा उसी के बेस पे वो बाद वाला भी आपने पैसेज वही कर दिया, तो ये मिस्टेक हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि कीवर्ड हमेशा उसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यही बात करनी है। तो ठीक है, अब चलते हैं, अब हम बात करते हैं जो पैसेज का कीवर्ड है उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, पैसेज की कीवर्ड की मीनिंग की बात करते हैं। अब जैसे देखो इसमें क्या पूछ रहा है, पहले यदि हम मेन आइडिया या सेंट्रल आइडिया या क्रक्स, इन तीनों का मीनिंग एक ही होता है। इसका क्या मीनिंग है, तो मूल भाव या केंद्रीय विचार। ठीक, इसका मीनिंग क्या है, पूरे पैसेज का कोर मैसेज क्या है, यानी लेखक क्या साबित करना चाहता है। मान लो जो आपने पैसेज पढ़ा तो उसका मूल भाव पूछ रहा है कि उसका एक सेंट्रल थीम, सेंट्रल विचार क्या है, तो इसीलिए उसका मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया या क्रक्स इसको बोलते हैं, मुख्य भाव या केंद्रीय विचार। तो ये लिखा कैसे रहेगा कि द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज, या व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, यानी इसका सेंट्रल मुख्य विचार क्या है, केंद्रीय विचार क्या है, पैसेज प्राइमरली डिस्कस, क्या पैसेज डिस्कस कर रहा है। दूसरा है हमारा ऑथर्स व्यू या ऑथर्स का एटीट्यूड या टोन की बात कर रहा है कि लेखक की दृष्टि या लेखक का भाव या लेखक का रुख क्या है। तो लेखक के विषय को कैसे देखता है, यानी जो पैसेज का विषय है उसमें लेखक उस विषय को कैसे देखता है, समर्थन में या विरोध में या संतुलित, क्या उसका पॉजिटिव है, निगेटिव है या फिर क्या वो न्यूट्रल है, इस तरीके की बात कर रहा है। यानी ऑथर इज क्रिटिकल ऑफ
टोन ऑफ द पैसेज यानी ऑथर सिम्स टू सजेस्ट, यानी ऑथर क्या सजेस्ट करना चाहता है, पैसेज का टोन क्या है, यानी ऑथर का विचार क्या है, तो ये दे रहा है कि ऑथर की दृष्टि क्या है उसमें। तो ये हमारा दूसरा कीवर्ड हो गया। तीसरे कीवर्ड की बात करें तो इंटरफेरेंस, जिसमें निहितार्थ या तर्क संगत निष्कर्ष की बात करता है, मतलब जो सीधे नहीं कहा गया हो लेकिन लॉजिकली निकलता हो। ध्यान रखें, इंटरफेरेंस जो पैसेज में बात नहीं कहा गया हो लेकिन उसमें मीनिंग निकल रहा, वो भी पैसेज के हिसाब से, नॉट अकॉर्डिंग टू यू। तो ये बात ध्यान रखें हमेशा। इट कैन बी इंटरफेयर्ड, मतलब इंटरफेरेंस कीवर्ड तो होगा ही, वो बात हमेशा ध्यान रखें, उसमें तो खैर कोई अलग से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसमें कैसे सॉल्व करें, इसका ट्रिक क्या है, ये ध्यान रखें हमेशा कि पैसेज से सपोर्ट मिलना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी आप नए विचार अंतर्निहित जो उसमें चर्चा नहीं है और अगर पैसेज के हिसाब से भी देना है तो पैसेज के सपोर्ट में या पैसेज से रिलेट करने वाला हो। न्यू आइडिया नहीं होना चाहिए कि आपके हिसाब से कि ऐसे होना चाहिए, नो, इट्स नॉट करेक्ट। उसके बाद आते हैं एजम्पशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एजम्पशन और इंटरफेरेंस। बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं तो एजम्पशन में ही। एजम्पशन बार बार ट्राई करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तभी जाकर के आपकी करेक्शन इसमें आ पाएगी, नहीं तो एजम्पशन प्रायः गलत हो जाता है। तो पूर्वधारणा या इसकी मान्यता होती है। इसका मतलब है कि लेखक किस बात को मानकर अपनी बात कह रहा है, यानी वो एक किसी बात को मान लिया, उसके हिसाब से वो पैसेज बना रहा है, लेखक उस बात कर रहा है। क्वेश्चन में गिवन ऑप्शन लेखक की बात को और सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। जैसे इंटरफेरेंस में था कि जो सीधे नहीं कहा गया हो लेकिन लॉजिकल निकलता हो और लेखक की बात को सपोर्ट करे, उसी तरीके से एजम्पशन ये कुछ ऐसे बात कर रहा है जो ऑलरेडी मान चुका है कि हाँ इसके हिसाब से ऐसे होना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं कि ये लेखक ने मान लिया कि राजस्व घाटा यदि ज़्यादा हो जाए तो इकोनॉमी के लिए, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है, पर वो इस बात की चर्चा नहीं करेगा। वो करेगा इससे ये नुकसान होता है, ऐसा नुकसान होता है, राजस्व घाटा का ये, पर उसका मेन क्रक्स क्या है कि वो मान चुका है कि राजस्व घाटा अगर ज़्यादा हो तो उससे इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो उसी तरीके से ध्यान रखें। तो ये हमारा चौथा कीवर्ड था एजम्पशन। पांचवा है कंक्लूजन, जिसमें निष्कर्ष बोलेगा, यानी पूरे पैसेज से लॉजिकली क्या निकलता है। आप पूरे पैसेज पढ़े, उसका एक कंक्लूजन, वो कंक्लूजन क्या है तो वो आप पढ़ोगे, कंक्लूजन ईजी होता है, आराम से आप निकाल ले जाओगे, बस ध्यान से पढ़े। अकॉर्डिंग टू पैसेज, नॉट अकॉर्डिंग टू यू, हमेशा ध्यान रखें वो। 6 नंबर की बात करें, टाइटल या सूटेबल हेडिंग, जैसे उपयुक्त शीर्षक इस पैसेज का क्या निकल सकता है। आपने पैसेज पढ़ा और उसने क्वेश्चन दे दिया कि इसका टाइटल या उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, तो अगर पैसेज को नाम देना हो तो क्या होगा, यानी एक उसके पूरे पैसेज के बेस पे आप उसका क्या नाम रख सकते हो, हेडिंग क्या नाम रख सकते हो, शीर्षक। बचपन में बहुत सारे ऐसे पैसेज आपने सॉल्व किए होंगे जो हमेशा कहता था कि इसका उपयुक्त शीर्षक दे, तो ये तो बहुत ईजी होता है। फिर कुछ अलग आएंगे। ये हमारा 6 नंबर टाइटल था, 6 नंबर उसका कीवर्ड था। 7 नंबर क्या है, फैक्ट बेस्ड या स्पेसिफिक डाटा होगा। जैसे में तथ्य आधारित प्रश्न होगा, पैसेज में दी गई स्पेसिफिक जानकारी पूछती है कि क्या इस पैसेज के विचार पे, जैसे एक पूछ रहा था ना कि अंतर लेखक क्या सीख सकता है, ये पैसेज दे दिया और पूछ दिया कि लेखक इस विचार से क्या सीखते हैं या आप क्या सीख सकते हो, तो बस इसी से, केवल पैसेज से ही, तो वही कुछ अलग तथ्य आधारित डेटा दे दिया। ये प्रायः बहुत कम होते हैं, ये ध्यान रखें, फिर भी इसे जानना जरूरी है। 8 नंबर है कीवर्ड स्ट्रेंथन या वीकेन आर्गुमेंट को, कुछ ऐसा हो जो तर्क को मजबूत या कमज़ोर करना, कि कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो लेखक की बात को या तो स्ट्रॉन्ग करता हो या लेखक की बात को वीक करता हो, तो वो आपको ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे वो। तो ये 8 कीवर्ड है, 8 कीवर्ड की मीनिंग निकाल ले आप, मीनिंग इसकी लिख करके ध्यान रखें। और जो हमने ऊपर, एक सेकेंड, जो ये वाली कीवर्ड की हमने बात की, ये इसकी आप एक पेज पे नोट्स बनाएं और बार बार इसको इसी के हिसाब से आप पैसेज सॉल्व करें, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करें, 4 से 5 सालों की पीआईक्यू करें, देखें आप आराम से कैसे क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। बस ये है कि टाइमिंग का आपको समस्या नहीं होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे टाइमिंग की समस्या कुछ नहीं रहेगी। टाइमिंग कितने हैं, हमें 45 मिनट में करने हैं, ये ध्यान रखना है 45 मिनट में, क्योंकि कुछ ऐसे पैसेज होंगे जो आप स्किप करके आगे बढ़ोगे, 1-2 पैसेज ऐसे आएंगे कि आपको नहीं आएगा, आप स्किप करके आगे बढ़ जाना। तो 40 से 45 मिनट में आप करो, उसको 5 मिनट में फिल करो, फिर 60 मिनट में 50 मिनट में मैथ करो और 10 मिनट में उसका फिल करो। फिर लास्ट के 10 मिनट जो होता है उसमें आप क्या करो कि साथ में क्वेश्चन भी करना है और फिल भी करना है। ध्यान रखिए, पहले पैसेज करने के बाद OMR फिल कर लेना है, फिर उसके बाद जब मैथ या रीजनिंग क्वांट का जो पोर्शन करेंगे उसको भी फिल करके, और लास्ट में 10 मिनट है उसमें क्वेश्चन करने जाना है और साथ में OMR फिल करना है। ठीक है, तो ये रहा सीसेट का हमारा लेक्चर, जिसमें जितने भी कॉम्प्रिहेंशन खासकर पैसेज को लेकर के जो डाउट थे वो क्लियर कर दिए। इसके हिसाब से यदि आप प्रैक्टिस करो, सुधार करो, अगर ये आपके ऊपर अप्लाई नहीं करते हो अपने ऊपर, तो जो भी आप एक अच्छा तरीका ढूंढ लो कि इस हिसाब से मुझे अपने एग्जामिनेशनल हॉल में मुझे इसी तरीके को अपनाना है, उसके हिसाब से अपना तैयारी करो।
बेस्ट ऑफ द लक फॉर पैसेज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।